जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है मस्त हो गए और जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं शिवम पंडित आप सभी का फिर एक ऐसी वीडियो में स्वागत करता हूं जहां हम एग्जाम से पहले एक बार इस वीडियो को कंप्लीट करके जरूर जाना। और बहुत कम समय में ये वीडियो पूरी कंप्लीट हो रही होगी और इस वीडियो के अंदर हम पूरी की पूरी क्लास 10th की मैथ्स को माइंड मैपिंग के साथ पूरी दिमाग में बिठा रहे होंगे, एक एक कॉन्सेप्ट। ठीक है, और फटाफट शुरू करते हैं, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। देखो, पहला चैप्टर है आपका रियल नंबर। रियल नंबर में क्या आएगा, क्या कॉन्सेप्ट है, बस वही समझेंगे और फटाफट फटाफट समझेंगे चीजों को। पहले से सारी चीजें बहुत ही सुंदर तरीके से रेडी है आपके सामने। देखो, माइंड मैपिंग किसे कहते हैं वो समझो, एक दूसरे से जोड़ के सिखानी है चीजें। सिंपल सा पहला चैप्टर आपका रियल नंबर। भाई रियल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इनसे मिलकर बना होता है रियल नंबर। रेशनल नंबर में क्या आते हैं? जो नंबर हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो सभी होते हैं रेशनल नंबर, और जिन्हें P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते वो होते हैं इरेशनल नंबर। पहले इरेशनल नंबर की कलेश खत्म करता हूं। सिर्फ एक क्वेश्चन बनना है यहां से और वो 100% आएगा पेपर में, सभी इस बात को कहते हैं और बिल्कुल आएगा ही क्वेश्चन में। वो क्वेश्चन है आपका प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी। प्रूफ ऑफ इरेशनल्स क्या है भैया? कि भैया √3 है, इसको इरेशनल प्रूफ कर दो, ये क्वेश्चन बन सकता है। या इसका एक टाइप और है, क्वेश्चन बना तो ऐसे बन सकता है 2 + 3√5, ये इस तरीके से। ये दो ही फॉर्मेट है, इनमें से कोई सा एक फॉर्मेट आपके पेपर में आ सकता है और दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से करने आते होंगे, ये बात मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस नहीं करूंगा बट सारे कॉन्सेप्ट बहुत स्पीड से डिस्कस करूंगा। एक तो ये क्वेश्चन फिक्स हो गया, और जो दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, एक या दो क्वेश्चन बनेंगे इससे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। इसमें हम पढ़ते क्या है? इसमें हम HCF एलसीएम पढ़ते हैं। भैया ये क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? कुछ नहीं है, बस कोई भी नंबर है जैसे 48 है, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन होंगे वो यूनिक होंगे। कुछ जानना ही नहीं है इसके बारे में, भाड़ में जान दो, बस तुम एक चीज समझो, HCF क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। इनके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं हम, और HCF में क्या लेते हैं हम? HCF के अंदर ये जो देखो दो नंबर है 48 और 420, इन दोनों के हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिए। 2 की पावर 4 गुणा 3, 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7, ये आया। ठीक है, ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, HCF ले रहे हो तो दोनों में जो कम पावर वाला नंबर है वो लेंगे। जैसे यहाँ 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 2, तो हम लेंगे यहाँ 2 की पावर 2, 4 नहीं लेंगे। और फिर 3 कॉमन है तो 3 लेंगे। ठीक है, एलसीएम में क्या करते हैं? ज्यादा पावर लेते हैं, 2 की पावर 2 ज्यादा है 2 की पावर 4, तो 2 की पावर 4 लेंगे। फिर 3 कॉमन है 3 लेंगे, और जो इसके अलावा बच गया वो सब लेते हैं। ये होता है HCF एलसीएम। यहां से सवाल बनेगा, और जो इसको फॉर्मूला आपको याद रखना है, एक ही फॉर्मूला है इस पूरे चैप्टर में, वो ये है, कोई भी दो नंबर है A और B, उनका HCF दे रखा है और उनका एलसीएम दे रखा है, आपको वो दो नंबर दे रखे हैं या दोनों में से कोई एक दे रखा है, कैसे पूछ लेगा? इस वाले क्वेश्चन पे सवाल जरूर बनता है। बस ये चीज आपको ध्यान रखनी है बहुत अच्छे तरीके से। रियल नंबर चैप्टर समाप्त, बस इतना है। दो क्वेश्चन बनेंगे, एक क्वेश्चन बनेगा प्रूफ ऑफ रिलेशनल पे, एक क्वेश्चन बनेगा आपका HCF एलसीएम पे, चाहे वो इस पे बन जाए चाहे इस पे बन जाए। हो सकता है MCQ में 2 बन जाए तो वो बात अलग है, 3 क्वेश्चन बन जाएंगे टोटल। बस ये रियल नंबर। ठीक है, बहुत स्पीड से सारी मैथ को रिवाइज करना। पहले चैप्टर में अगर कुछ कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले की बात करूं तो भाई ये आपका फॉर्मूला है, मैंने पहले ही बता दिया, HCF एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये है, जब आप इरेशनलिटी प्रूव कर रहे हो तो वहां पे एक जगह आता है कि P डिवाइड A स्क्वायर देन P डिवाइड्स A। कुछ नहीं, एक लाइन लिखनी होती है, ये थ्योरम इंपॉर्टेंट भी नहीं, मैंने लिख दिया है, फिर भी इसका यूज करते हैं हम। मेन चीज ये, एलसीएम इज ऑलवेज डिविजिबल बाय HCF। इस पे एमसीक्यू में क्वेश्चन बन जाता है, जो एलसीएम होता है ना वो हमेशा HCF से डिविजिबल होता है। ठीक है, रियल नंबर समाप्त। आ जाओ पॉलिनोमियल पे। ये है आपका दूसरा चैप्टर, पॉलिनोमियल। भैया 3 टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। लीनियर की स्टैंडर्ड फॉर्म ये है, क्वाड्रेटिक की ये है और क्यूबिक की ये है। ये आपके सिलेबस से कट चुका है, लीनियर भी कुछ खास काम आएगा नहीं, मेन चीज डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। यहाँ पे एक चीज मैंने बना रखी है, देखो लीनियर जो पॉलिनोमियल होता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन देता है, ग्राफ पे आपको दिख रहा होगा व्हाइट कलर की स्ट्रेट लाइन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है वो हमेशा पैराबोला है, ये ग्राफ देता है जो कि 2 पॉइंट पे एक्स एक्सिस को कट कर रहा होता है, या फिर नहीं भी कट कर रहा होता। कट कर रहा है तो 2 जीरो, और जितनी भी जगह कट कर रहा होता है वो जीरोज होते हैं, वो मैं बता दूंगा यहाँ पे। ठीक है, क्वाड्रेटिक का ये ग्राफ होता है, क्यूबिक का ये ग्राफ होता है, बस इतना याद रखना। सवाल बनेगा तो इतना बनेगा बस। अब आओ इधर, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल 100% आएगा, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ठीक है, इसको समझो, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/a। ठीक है, कंपैरिजन इससे रखना है, ABC क्या है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, ये है आपका यहाँ से -b/a आ जाएगा, सम ऑफ जीरोज।
और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, सी बाई ए, सी अपॉन ए, बात खत्म। अब एक चीज और है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कई बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करवाएगा, जैसे देखो अगर आपको सम ऑफ जीरोस पता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता है तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कैसे कि हम एक कांस्टेंट लेके चल रहे होते हैं कि, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है? ग्राफ्स पे आ जाओ, ग्राफ का सवाल अगर आया तो कैसे आएगा, बस इस चैप्टर में यही है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। मैं बिल्कुल टू द पॉइंट चीजें लेकर के चल रहे हैं, फटाफट से देखो। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही ग्राफ आपसे पूछा जा सकता है, क्यूबिक का भी पूछ लेगा, आपको उससे मतलब नहीं, आप सिर्फ एक ही चीज याद रखना कि ग्राफ कितनी जगह एक्स एक्सिस को काट रहा है। ठीक है, देखो एक्स एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है ये वाला ग्राफ, तो आप कहोगे 2 जगह, तो इसमें कितनी जीरो हो जाएंगी, 2 जीरो हो जाएंगी। ठीक है, और पूछ ले वो जीरो कौन कौन सी हैं, तो ऐसे ही बन सकता है सवाल। मान लेते हैं यहाँ पे कट कर रहा है -1 और 3 पे, ठीक है, और यह माइनस तो आएगा नहीं, प्लस आएगा। ठीक है, 1 और 3 पे, यहाँ पे चलो 2 मान लेते हैं, 2 पे कट कर रहा है, ऊपर कुछ होगा, तो यहाँ बस आपको क्या देखना है, यहाँ x की वैल्यू, यहाँ x की वैल्यू, वही 2 जीरोस हो जाएंगी, बात खत्म। वैसे ऐसे पूछेगा नहीं, बस इतना पूछता है कितने जीरो। यहाँ x एक्सिस को कितनी जगह कट कर रहा है, तो एक जगह कट कर रहा है, 1 जीरो। यहाँ पे कितनी जगह कट कर रहा है x एक्सिस को, तो बोले कट ही नहीं कर रहा, तो 9 जीरो। यहाँ x एक्सिस पे कितनी जगह कट किया जा रहा है, तो आप कहोगे 3 जगह, 1 2 और 3, तो नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएंगी, नंबर ऑफ जीरोस हो जाएंगे 3। बात समाप्त। ये था आपका पॉलिनोमियल। अब आ जाओ भैया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इस वाले चैप्टर को ध्यान से पहले देख लो, स्क्रीनशॉट लेना था स्क्रीनशॉट ले लो, इसका फटाफट से रिवीजन करने में आसानी रहेगी। देखो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, पहली बात तो होती क्या है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल इस तरीके की होती है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है a1x + b1y + c1 = 0। दूसरी क्या है, a2x + b2y + c2 = 0। ये दोनों ही लीनियर इक्वेशन है। तरीके क्या है इन्हें सॉल्व करने के, एक एल्जेब्रिक मेथड होता है और एक ग्राफिकल मेथड होता है। ग्राफिकल मेथड की संभावना बहुत कम है आने की, लास्ट में बताता हूँ कैसे करेंगे। फिलहाल पहले एल्जेब्रिक मेथड समझो, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं तो एक तो होता है आपका सब्स्टिट्यूशनल मेथड और एक होता है आपका एलिमिनेशन मेथड। और भी होते थे मेथड, वो सब कट चुके हैं, सिर्फ आपको 2 ही मेथड याद रखने हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है वो समझो। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको कहता है पहले एक की वैल्यू निकालो, दूसरे में पुट कर दो और तब क्वेश्चन करेंगे। मैं एक बार करके दिखा देता हूँ इसको, अगर आप चाहो तो। जैसे यहां से मैंने x की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 माइनस का 2y। इस वाली वैल्यू को मैं किस में पुट कर दूंगा, सेकंड वाली इक्वेशन में। इसको फर्स्ट मान लेना, इसको सेकंड इक्वेशन। सेकंड में पुट करूंगा तो x की जगह क्या रखूंगा, 10 माइनस 2y, 10 माइनस 2y किसकी जगह, x की जगह। आगे क्या है, 3y = 13। यहां से क्या आ गया, -2y 3y, एक सेकंड, 2y है, मैंने x लिख दिया। ये माइनस का 2y प्लस का 3y क्या हो जाएगा, y, 10 प्लस का y = 13। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप कहोगे भैया 10 प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। माइनस का 10 करोगे, y की वैल्यू कितनी आ गई, 3, y की वैल्यू आ गई 3। अब y की वैल्यू को आप इसमें पुट कर दो वापस, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी है, 3, तो 10 माइनस 2 3 6, x की वैल्यू आ गई 4। बस x और y की वैल्यू ही निकालनी होती है, इसी को हम सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, ऐसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करते हैं। और एलिमिनेशन मेथड कैसे सॉल्व करते हैं वो देखो। एलिमिनेशन मेथड में हमें कोई भी एक चीज सेम करनी होती है। जैसे इस इक्वेशन की बात करूं तो इसमें से पहले से सेम है, क्या सेम है, x सेम है, तो घटा दो, इसमें से इसको घटा दो तो x गायब हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी। आपको आता होगा, मैं सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से हम एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। इसके बाद में बात करूंगा, इसके बाद आपका है इक्वेशन रिड्यूसिबल। देखो कई बार क्या होगा, इस पे हालांकि सिलेबस में कट बोला गया था सीबीएसई की तरफ से कि नहीं आएगा, बट भैया क्या कर सकते हैं, सीबीएसई खतरनाक चीज है, आ सकता है सवाल। जितने भी आपके पाइप एंड सिस्टम के सवाल होते हैं, ठीक है, वो सब इसी पे बेस्ड होते हैं। टाइम एंड वर्क के सवाल होते हैं, ठीक है, कोई व्यक्ति इतने दिन में काम करता है, कोई इतने दिन में काम करता है, जो सवाल होते हैं अगर आया तो वहां आपको जरूरत पड़ सकती है इन सब चीजों की। जैसे 2/x + 3/y = 13 है, ऐसी 5/x - 4/y = -2 है। तो इसमें क्या करते हैं सॉल्व करने के लिए, 1/x को a के बराबर मान लेते हैं और 1/y को q के बराबर मान लेते हैं। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी कि 1/x अगर a है तो 2a और 1/y अगर q है तो ये हो जाएगा 3। एक सेकंड, मैंने q लिख दिया, यहाँ पे आएगा b। एक सेकंड रुकना, बस देखो 1/x को a मान लिया, 1/y को b मान लिया, तो 2/x ये क्या हो जाएगा 2a, और 1/y अगर v है तो एक b है, तो क्या हो जाएगा 3b = 13। क्लियर? ऐसे ही 5a - 4b = -2। अब इसको आप, ये पहले जैसी इक्वेशन बन गई, इसको आप चाहे सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करो चाहे एलिमिनेशन से, ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं भाई इस पे, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझो। कोई भी लीनियर इक्वेशन का पेयर अगर
देखो सबसे पहले तो लीनियर इक्वेशन क्या देता है, लीनियर इक्वेशन एक लाइन देता है, ग्राफ पे क्या होता है एक स्ट्रेट लाइन देता है लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अगर वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है, तो क्या मिलेगा हमें, यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। इसकी एल्जेब्रिकली क्या कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है अगर a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, तो ये कंडीशन होगी हमेशा किसकी, यूनिक सॉल्यूशन की, और ग्राफ पे इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, ठीक है। और कंसिस्टेंट अभी बताता हूं। अब आगे देखो, कोइंसिडेंट लाइन, जब भी कभी a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 ये वाली कंडीशन अगर है, तो हमेशा ये याद रखना ये कौन सी, ये होंगी कोइंसिडेंट लाइन। ग्राफ पे क्या बनेगा, ग्राफ पे बनेगा कोइंसिडेंट लाइन, ठीक है। और सॉल्यूशन कितने होंगे, मैनी सॉल्यूशन, क्लियर है। अब इसके बाद देखो, अगर कंडीशन ये है a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल टू और नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 है, देन हमेशा याद रखना ये देंगे ग्राफ पे पैरेलल लाइंस, ग्राफ पे पैरेलल लाइंस होंगी और नो सॉल्यूशन होगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। कई बार पेपर में कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पूछ लेता है, जिस जिस चीज के सॉल्यूशन होते हैं, चाहे वो एक हो चाहे बहुत सारे, वो क्या होती हैं, कंसिस्टेंट होती हैं, और जो नो सॉल्यूशन होता है वो इनकंसिस्टेंट होती है। बस इतना था आपका लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। अगर ग्राफिकल मेथड की बात करूं तो क्या करते हैं भाई, वैसे ग्राफ बनाना आना बहुत मुश्किल है, आ भी सकता है, तो आपको ग्राफ की सॉल्यूशन टेबल बनानी होगी। जैसे एक इक्वेशन की अलग बनेगी, दूसरी इक्वेशन की अलग बनेगी। यहाँ पे आप x रखते हो, यहाँ पे y रखते हो, या x की, जैसे इसकी बात करूंगा, x की कोई भी वैल्यू रख ली, जैसे आपने x की वैल्यू 0 रख ली, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 10/5। इस तरीके से हम टेबल बना रहे हैं, दो टेबल बनती है एक ग्राफ पे, ठीक है, ताकि दो लाइन आए, और वो दोनों लाइन की कंडीशन ये हो सकती है, अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो उसका सॉल्यूशन है, अदरवाइज जैसे पैरेलल है तो सॉल्यूशन नहीं है। इस तरीके का ग्राफ बनाना आपको आता होगा, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर चैप्टर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। मेरी कोशिश है हम कि इस वीडियो को जल्दी से जल्दी खत्म करें, ताकि आपको एग्जाम टाइम में ज्यादा समय न जाए। बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4 की। अब इसे देखो ध्यान से, इसमें दो तीन चीजें हैं जो आपको समझनी है। पहली बात तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, तो ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है। मेथड ऑफ सॉल्विंग, कितने मेथड है सॉल्व करने के लिए, तो भाई एक तो आपका फैक्टराइजेशन मेथड है और एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। ये दो मेथड है आपके सॉल्व करने के। भैया वो क्या है, वो नेचर ऑफ रूट निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है। एक चीज और समझ लो, नंबर ऑफ रूट्स कितने होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो मैक्सिमम 2 रूट्स होते हैं। किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट कितने होते हैं अगर पूछा जाए तो मैक्सिमम 2 रूट्स होता है। फैक्टराइजेशन मेथड क्या है भैया, तुम सबको पता होगा, फैक्टराइजेशन में हम क्या कर रहे होते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे होते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी इसको हम बोलते हैं। कैसे करते हैं, जो कांस्टेंट टर्म होता है, जो इसका कोफिशिएंट होता है, दोनों की क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 10 into 1 क्या आया 10, 10 के ऐसे दो फैक्टर करो कि क्या आ जाए, ये आ जाए 7 आ जाए, ऐसे तो करते हैं। तो आपको पता है 5 2 जा 10 और 5 और 2 से 7 बन जाएगा। आप इसको ऐसे फैक्टराइज कर सकते हो, 2x और 5x में हमने इसको 7x को ब्रेक कर दिया, प्लस 10 इक्वल टू 0। x कॉमन आ गया, x प्लस 2 प्लस 5 कॉमन आ गया, x प्लस 2 बराबर 0। अब क्या कॉमन है, x प्लस 2 कॉमन है, ये आपको अच्छे से आता होगा, फिर भी चलो बता ही दे रहा हूँ। यहाँ से अब दोनों को एक एक बार 0 के बराबर रख दोगे, तो यहाँ से x बराबर -2 आ जाएगा, यहाँ से x बराबर -5 आ जाएगा। क्लियर है। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनको अच्छे से आता है, बस रिवाइज करा रहा हूँ खतरनाक तरीके से, स्पीड से थोड़ा सा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है भैया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट में d अपॉन 2a। ये d क्या है, d डिस्क्रिमिनेंट होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, b स्क्वायर माइनस 4a, b स्क्वायर माइनस 4a, ये इसकी वैल्यू होती है। इससे हम नेचर ऑफ रूट भी चेक करते हैं। क्या हम इसका यूज क्या है, इसका यूज भी हम रूट निकालने के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, रूट निकालने के लिए करते हैं। अब ये इक्वेशन, इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करके abc की वैल्यू फिल करके हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, अच्छे से आपको आता होगा। नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट देख लो भैया, इसमें क्या है, नेचर ऑफ रूट, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac। अगर d की वैल्यू 0 से ज्यादा है, 0 से बड़ी है, d इज ग्रेटर देन 0 है, तो रूट्स कैसे होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होंगे, रियल होंगे और अलग अलग होंगे। अगर d 0 के बराबर है तो क्या होगा, तो रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। और अगर d स्मॉलर देन 0 है, d 0 से छोटा है, तो रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, नो रियल रूट्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 खत्म, कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, इन दो चैप्टर, ये जो पिछला चैप्टर था लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन चैप्टरों में आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। अगर आपको दर्द देने वाले क्वेश्चन आए तो आएंगे लैंग्वेज के क्वेश्चन, जो कि स्पीड बेस्ड हो सकते हैं। ठीक है, पिछले वाले चैप्टर में टाइम एंड वर्क का मैंने बताया, ये जो क्वेश्चन है ये आपको प्रैक्टिस में होने चाहिए, ये आपको फंसा सकते हैं, अदरवाइज इन चैप्टर में कुछ भी नहीं है। अब आते हैं अगले चैप्टर एपी पे। मैं फटाफट से पानी पी लेता हूँ।
आओ भाई अब देखते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। भाई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये वाला चैप्टर देखो क्या है, एक सीरीज होती है और कुछ नहीं होती है, आपको पता है सेम कॉमन डिफरेंस होता है सबके बीच में, वही होती है। मैंने लिख दिया ए प्लस डी ए प्लस 2d, ये होती है एपी, बात खत्म। अब सीधा आओ फॉर्मुलेज, फॉर्मुलों पे बेस्ड चैप्टर और कुछ नहीं है। प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी चैप्टर में, वो आप करते होंगे। मैं सिर्फ यहाँ कॉन्सेप्ट डिस्कस करने आऊँ। देखो अगर आपको, ये वो वीडियो है जो आप पेपर से पहले देखोगे और जरूर देख के जाना, 1 घंटे के अंदर खत्म करने की कोशिश करूंगा पूरी वीडियो, और आपको बहुत बेहतरीन तरीके से सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। nth टर्म का फॉर्मूला होता है जैसे tn, कुछ बच्चे an लिखते हैं, कुछ भी लिख लेना, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आ गया आपका nth टर्म निकालने का फॉर्मूला। जैसे कोई एपी दे दिया आपसे, कहता है इसका 11th टर्म निकालो, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, ये वाला। दूसरा है nth टर्म फ्रॉम द लास्ट, कई बार लास्ट से बोलता है कि लास्ट से 7 टर्म निकालो, तो आप कैसे निकालते हो, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लगाना। अदरवाइज एक तरीका होता है एपी को रिवर्स कर सकते हो, उससे ज्यादा बढ़िया है कि सीधा फॉर्मूला लगाओ। तीसरी चीज है सम ऑफ टर्म। सम ऑफ टर्म के भाई दो फॉर्मूले हैं, एक ये वाला फॉर्मूला है n/2 Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एक ये फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला ये है, अगर आपको लास्ट टर्म पता है तब आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, छोटे वाला, n/2 a प्लस l, बात खत्म, ये फॉर्मूला है। अब आ जाओ इस वाले पे, फाइंडिंग द nth टर्म, फाइंड tn व्हेन Sn इज गिवन। कई बार क्या होता है, देखो इसको समझो, कई बार आपको बोल देगा कि S25 भी दे रखा है आपको और S24 भी दे रखा है। अगर आपको दे रखा है ये चीज, तो आप S25 में से S24 निकालोगे तो S25 टर्म आ जाएगा, T25 आ जाएगा, ठीक है। कभी भी आपको जैसे मान लेते हैं, देखो इस फॉर्मूले को सीधा सीधा याद रखो, Tn आपको पता होगा, nth टर्म निकालने के लिए अगर आपको सम पता है, ठीक है, तो आप क्या निकालोगे, अगर आप Sn माइनस Sn माइनस 1 निकाल लेंगे, जैसे कि एक बार समझो, जैसे 3 टर्म का सम आपको पता है, उसमें से अगर आप 2 टर्म का सम घटा देते हो, तो हमेशा याद रखना आपको जो तीसरा टर्म है वो आपको हमेशा मिल जाएगा, थर्ड टर्म मिल जाएगा। सेम ये वाला फॉर्मूला मैंने लगा दिया, क्लियर है, इसका यूज कर लेना अगर क्वेश्चन आता है तो। सिलेक्शन ऑफ टर्म, हाँ कई बार लेट करने के लिए मिल जाएगा कि 3 टर्म एपी में है और कुछ कंडीशन दे देता है, ऐसे सवाल बहुत बनते हैं कई बार। फॉर द 3 टर्म, अगर आपको 3 टर्म लेट करने पड़ रहे हैं तो आप लेट करोगे भैया a माइनस डी ए प्लस डी। अगर आपको 4 टर्म लेट कर रहे हैं तो आप लेट करोगे a माइनस 3d a माइनस डी ए प्लस डी और a प्लस 3d। अगर आपको 5 टर्म लेट करने पड़ रहे हैं तो आप करोगे a माइनस 2d a माइनस डी ए प्लस डी और a प्लस 2d। इनको लेट करके आप सोल्व कर रहे होगे क्वेश्चन। ये था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बात समाप्त, चलते हैं अगले चैप्टर पे। अगला चैप्टर है आपका सिमिलर ट्रायंगल्स, मतलब ट्रायंगल चैप्टर। इसमें चैप्टर में सिर्फ एक ही टॉपिक बचा है, वो है सिमिलरिटी और बीपीटी। हालांकि दोनों एक दूसरे के एक जैसे ही हैं, तो मैं ये कहूंगा सिर्फ एक ही टॉपिक है इसमें, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। इसको देखो ट्रायंगल चैप्टर को, सबसे पहले बीपीटी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसका फुल फॉर्म है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। क्या होता है, बेहद आसान है। कोई भी एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसके किसी एक साइड के लाइन हमने पैरेलल खींची, मान लेते हैं बीसी के पैरेलल हमने डीई खींच दी, तब क्या होगा, अगर डीई पैरेलल है बीसी के, तो बीपीटी कहता है कि जो ऊपर वाला टुकड़ा एडी अपॉन डीबी बराबर होगा एई अपॉन ईसी के, एई अपॉन ईसी के। ये इसका मेन रिजल्ट है, ठीक है। साथ में आप एक बात और याद रखना, ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी है, मैं बता दूंगा। साथ में इसके 2 रिजल्ट और याद रखना। पहला देखो, ये तो इसका मेन रिजल्ट है कि ऊपर वाला टुकड़ा अपॉन नीचे वाला टुकड़ा, ऊपर वाला टुकड़ा अपॉन नीचे वाला टुकड़ा। ये भी याद रखो, एक टुकड़ा और कंप्लीट साइड, मतलब अगर ऊपर वाले टुकड़ा लेते हैं हम ए डी अपॉन, तो ए बी लोगे आप, ठीक है। अगला ए ई, ऊपर वाला टुकड़ा अपॉन ए सी। समझे क्या था इसमें, कि एक टुकड़ा और कंप्लीट साइड, एक टुकड़ा और कंप्लीट साइड, ठीक है। क्या कर रहे हो, टुकड़ा टुकड़ा है। देखो दूसरा क्या है, नीचे वाला टुकड़ा आप ले सकते हो बी डी और पूरी कंप्लीट साइड अपॉन ए बी, ये भी बराबर होगा किसके, नीचे वाला टुकड़ा लिया है तो दूसरा भी नीचे लेंगे, ई सी अपॉन ए सी। ये 2 रिजल्ट और आप डायरेक्ट बीपीटी से लिख सकते हो। कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये बोलता है कि अगर आपको ये कंडीशन दे रखी है एडी अपॉन डीबी बराबर एई अपॉन ईसी, ये कंडीशन दे रखी है, तो आप सीधा सीधा कह सकते हो कि जो लाइन है ना डीई, वो किसके पैरेलल होगी, वो बीसी के पैरेलल होगी। ये कहता है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बीपीटी खत्म। अब आते हैं सिमिलरिटी पे। सिमिलरिटी क्या होती है भैया, कोई भी 2 ट्रायंगल सिमिलर कैसे किए जाए, तो उसके लिए 3 क्राइटेरिया है। कौन कौन से, एक होता है आपका ए क्राइटेरिया, ठीक है। ये क्या बोलता है, अगर किसी भी ट्रायंगल के 2 एंगल बराबर है, जैसे मैं बोलूं एंगल ए पी के बराबर है, एंगल ए पी के बराबर है और एंगल बी क्यू के बराबर है, एंगल बी क्यू के बराबर है, तो आप कह सकते हो
ट्रायंगल ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर होगा। ठीक है, इसको हम ए भी बोलते हैं, कई बार तीनों एंगल लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया क्या है दो ट्रायंगल को सिमिलर करने का, एस 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 क्राइटेरिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, तीनों साइड का रेशो, तीनों साइड्स का जो रेशो है वो बराबर होता है। मतलब ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, बी सी अपॉन क्यू आर, और ए सी अपॉन पी आर, ए सी अपॉन पी आर। अगर तीनों साइड्स का रेशो बराबर है तब भी आप कह सकते हो कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर होंगे। आगे आते हैं एसएएस पे। एसएएस में बस एक चीज खास है, दो साइड का तो रेशो होगा और जो एंगल होगा वो इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए, जिन दो साइड की आप बात करें उनका बीच वाला। जैसे ए बी और पी क्यू की बात करी, ए बी और पी क्यू की बात करी, बराबर है रेशो बी सी और क्यू आर के, बी सी और क्यू आर के, ए सी की बात नहीं है इसमें, दो ही साइड आपको पता है, लेकिन जो एंगल पता है वो इन दोनों का बीच वाला होना चाहिए। इस दो साइड की बात कर रहे हैं तो एंगल कौन सा होना चाहिए, ये वाला। क्लियर है, ये वाला एंगल, एंगल बी बराबर है क्यू के और बाकी इन दोनों साइड्स का रेशियो बराबर है, तब आप कहोगे एंगल ट्रायंगल एबीसी इज इक्वल टू सिमिलर टू पी क्यू आर। ये था आपका सिमिलरिटी के तीन क्राइटेरिया। एक चीज और जान लो, इफ अगर आपको पहले से दिया जाए, इसमें भी क्वेश्चन बनते हैं, पहले से ही कह दिया जाए कि दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है, तब क्या करना है भाई। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो हमेशा याद रखना, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो आप लिख सकते हो कि तीनों साइड्स का रेशियो बराबर होगा, ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर, बी सी अपॉन क्यू आर। और साथ में ये भी कह सकते हो कि तीनों एंगल आपस में बराबर होंगे, तीनों एंगल आपस में बराबर होंगे अगर ये पहले दिया जाए, इफ ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, सिमिलरिटी का साइन एक्चुअली ये होता है, मेरे को आदत पड़ी हुई ऐसे बनाने की। सही है भाई, ये था आपका पूरा ट्रायंगल चैप्टर। लेकिन क्या खत्म, तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं। ट्रायंगल चैप्टर ऐसा है भाई, उसमें आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी तभी बात बनेगी। सही है, ट्रायंगल चैप्टर खत्म, आगे आ जाओ। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ट्रायंगल के, जैसे कि आपकी एनसीईआरटी में थ्योरम नहीं दे रखा, वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया। इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द अपोजिट साइड इंटरनली इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। क्या बात कर रहा है भैया, देखो ए बी सी ये आपका दे रखा है ट्रायंगल, अगर कोई एंगल बाइसेक्टर है, जैसे एडी, एडी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, तो किस रेशो में ये साइड्स, ये जो एंगल बाइसेक्टर अगर है, ठीक है, तो किस हिसाब से इस साइड को बांटता है, तो ये बोल रहा है कि ए बी अपॉन ए सी बराबर होगा बी डी अपॉन सी डी के। ठीक है भाई, समझ गए, ए बी अपॉन ए सी ऐसे कर लेना, या फिर आप इसको इधर लिख सकते हो और इसको इधर लिख सकते हो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई एक ही बात होती है। ठीक है, ये एक थ्योरम होता है जो एनसीईआरटी में है नहीं, बट इस पे क्वेश्चन बन जाता है। बाकी तो सब चीज आपको पता है, सब एनसीईआरटी बेस्ड है, बट मैं आपको कहूंगा आपको डायरेक्ट ये चीज पता होनी चाहिए। ये जो नोट्स लिखता हूं ना मैं, ये इसलिए लिखता हूं ताकि आप एमसीक्यू में सॉल्व ना कर रहे हो, आप डायरेक्ट आपको पता होगा तो आप एमसीक्यू टैकल कर पाओगे। डायगोनल ऑफ ट्रेपेजियम डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली। देखो अगर कोई डायगोनल है, कोई ट्रेपेजियम है, ये उसके दो डायगोनल है ए बी सी डी, बीच में मैंने ओ मान लिया, तो जब भी कभी ये सिचुएशन होगी तो डायगोनल होगी ना ट्रेपेजियम के, वो डिवाइड ईच अदर प्रोपोर्शनली, मतलब मैं कह सकता हूँ कि ए ओ अपॉन ओ सी बराबर होगा बी ओ अपॉन ओ डी। ठीक है, ये रिजल्ट आप डायरेक्ट याद कर सकते हो, ये सब सिमिलरिटी से प्रूव होता है, आप डायरेक्ट याद करोगे तो एमसीक्यू में डायरेक्ट लगा पाओगे। Any line parallel to the parallel sides of a trapezium divides the non-parallel sides proportionally। बस वही बोल रहा है, देखो इसी में समझा दो, अगर ये दो साइड पैरेलल है, इनके पैरेलल कोई भी साइड है, तो जो इनके रेश, ये जो होगा ना, इसको रेशो में डिवाइड करेंगी, जैसे मैंने बोला पी और एफ, तब रखना डीपी अपॉन पी ए बराबर होगा सी एफ अपॉन एफ पी। ठीक है, सभी एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के बेस पे डायरेक्ट रिजल्ट है, आपको याद होने चाहिए। ठीक है, इसी को हम कई बार थ्योरम के रूप में भी यूज कर लेते हैं, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखो, इफ थ्री और मोर पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्ट बाय द ट्रांसवर्स। देखो कुछ नहीं है, इंटरसेप्ट थ्योरम है, अगर तीन लाइन आपस में पैरेलल है, ठीक है, एक ट्रांसवर्सल है ये और दूसरी ट्रांसवर्सल है ये, तो हमेशा याद रखना इनके इंटरसेप्ट्स बराबर होंगे, जितनी लेंथ इसकी होगी ना उतनी ही लेंथ इसकी होगी, सॉरी जितनी लेंथ ये और ये अगर बराबर है तो ध्यान रखना ये और ये भी बराबर होंगे, बस यही होता है इंटरसेप्ट थ्योरम और कुछ नहीं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने लिख दिया है कि क्वेश्चन बन गया तो टैकल कर लो। अब आ जाओ सीधा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कुछ नहीं है, सिर्फ दो फॉर्मूले हैं मेन जिन पे सवाल बनेंगे। ठीक है, क्या है वो ये देखो,
डिस्टेंस फॉर्मूला पहला, P और Q के कोऑर्डिनेट दे दिए x1 और y1, x2 और y2, आपको अच्छे से याद होगा ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्या निकालेंगे, PQ कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर रूट के अंदर, बात खत्म। ये था आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी एक लाइन है, उसको एक पॉइंट है P, वो m और n रेशियो में डिवाइड कर रहा है ए बी लाइन को, तो जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछता है, तो कैसे निकालेंगे, जिस रेशियो में डिवाइड कर रहा है m और n, तो निकालेंगे x और y की वैल्यू निकाल रहे हैं, कैसे निकालेंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। दूसरा y का कोऑर्डिनेट m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, बात खत्म। ये था आपका सेक्शन फॉर्मूला। बहुत कम चांसेस है, बट अगर बनेगा क्वेश्चन तो इसमें बन जाएगा। सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं, ट्रायंगल के तीनों आपको वर्टेक्स दिए जाएंगे, उसके लिए आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 अपॉन प्लस y3 अपॉन 3, बात खत्म। ये आपका सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म, ठीक है। अब आ जाओ सीधा ट्रिग्नोमेट्री पर। अच्छा एक चीज और समझ लो, कई बार इसमें क्या करेगा, आपको ये चेक करवाएगा कि चेक वेदर, तो कोऑर्डिनेट, वो 4 कोऑर्डिनेट दे देगा, ठीक है, ये चेक करवाएगा कि ये रोम्बस है या स्क्वायर है, क्या है, या रोम्बस है या नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, तो आप कैसे करोगे, कई बार आपको लाइन भी चेक करवा लेगा कि ए बी स्ट्रेट लाइन है या नहीं, एक पॉइंट दे देगा बीच में सी, तो आपको ये चेक करना हमेशा इन दो का, जैसे ए सी प्लस बी सी बराबर होना चाहिए ए बी के, तो ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। आपको रिवाइज हो रहा होगा अगर आपने क्वेश्चंस करे हैं, एक तो इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, बोल देगा कि रोम्बस प्रूफ करो। अगर कोई 4 पॉइंट है, मैं बना के दिखा देता हूँ, ए बी सी डी 4 पॉइंट है, बोलेगा कि ये रोम्बस है या नहीं, कैसे चेक करोगे, तो आप चेक करोगे, ए बी निकालोगे, बी सी निकालोगे, सी डी निकालोगे, डी ए निकालोगे, चारों साइड आप फाइंड कर लोगे डिस्टेंस फॉर्मूले से, ठीक है। पहले चेक करोगे क्या चारों साइड बराबर आ रही हैं, क्योंकि रोम्बस की चारों साइड बराबर होनी चाहिए। उसके बाद आप डायगोनल जरूर चेक करोगे, डायगोनल अगर बराबर आ गए तो बन जाएगा वो स्क्वायर, डायगोनल अगर बराबर नहीं है तो बन जाएगा रोम्बस, ठीक है। जैसे बी डी नॉट इक्वल टू ए सी, जैसे पूछा स्क्वायर है या नहीं, और स्क्वायर कब होगा, जब इक्वल होंगे, अगर इक्वल नहीं है तो स्क्वायर नहीं बनेगा, वो रोम्बस बन जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें, इन पर क्वेश्चन बनते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। प्रैक्टिस करते रहना, और प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं, अगर वहां से देखना चाहो तो वहां से देख लो, PYQ की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कराई है मैंने। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में मात्र 3 टॉपिक है। पहला क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये वाला पहला टॉपिक। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, जैसे इस ट्रायंगल को कंसीडर करो, ये ट्रायंगल है ए बी सी, 90 डिग्री यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है, सारे क्वेश्चन 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल पे ही बनते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज, नीचे बेस, और ये परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर ही क्यों है ये, क्योंकि हम एंगल ए के बेस पे बात कर रहे हैं, तो एंगल ए के सामने परपेंडिकुलर और बराबर में बेस। ये पाइथागोरस थ्योरम होता है जो मैंने यहाँ लिख रखा है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, सॉरी बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। क्लियर है। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, साइन क्या होता है, तो साइन होता है भैया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस, कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये आपको अच्छे से याद होगा, एक तो ये चीज ध्यान रखनी है। इसके लिए ट्रिक भी होती है, पी वी पी एच एच बी, प्यारे बेटा पप्पू हरी हरी बोल, ऐसे करके बहुत सारी ट्रिक है, याद कर लेना, याद होगा आपको। दूसरा जो टॉपिक है वो है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। ये आपको याद होनी चाहिए, अगर ये याद नहीं है तो जाकर के बना लेना, बनाने ट्रिक आपको पता है, बहुत आसान है। तो हल्की सी बता देता हूँ, साइन की बनाने की ट्रिक बता रहा हूँ, अगर आपने साइन बना लिया तो आप सारे बना सकते हो। इसकी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा, 5 मिनट की वीडियो देख लेना। अगर आपको बनानी नहीं आती तो इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में 5 मिनट की वीडियो जाके देख लो, ट्रिग्नोमेट्रिक कैसे बनाते हैं टेबल, ठीक है। अभी आगे बढ़ जाते हैं, हम जल्दी खत्म करेंगे। तीसरी चीज क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। 3 आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1, और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1। ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, ये टेबल है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखना, बस ये और ध्यान रखना कि साइन ए कोसेक ए का उल्टा होता है, कोसेक ए साइन ए का उल्टा होता है, एक दूसरे को चेंज कर सकते हैं, कॉस ए सेक ए का उल्टा, टेन ए कॉट ए का उल्टा, बात खत्म, ट्रिग्नोमेट्री खत्म। ये था आपका कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री का, प्रैक्टिस वाला चैप्टर है, प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं होगा। अब बात करते हैं हाइट एंड डिस्टेंस पे, हाइट एंड डिस्टेंस। अब देखते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। देखो हाइट एंड डिस्टेंस में कुछ नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज होता है, तो फॉर्मूला तो कुछ है नहीं, बस एक कॉन्सेप्ट है हल्का सा। एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जब नीचे से ऊपर देख रहे होते हैं किसी पोल को, जैसे पोल पे चिड़िया बैठी,
बैठी तो है नहीं लेकिन बिठा देता हूँ। देखो ये रही चिड़िया, लाइन ऑफ साइट, ठीक है, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। ये सब तो बहुत बेसिक सी चीज़ है, सब पता होगा। ये पोल है, अगर हम नीचे से ऊपर को देखते हैं तो यहाँ पे एक एंगल बनता है, उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। इधर आ जाओ, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है? अगर जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे होते हैं, ठीक है, या फिर ये ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो एंगल कैलकुलेट होता है हॉरिजॉन्टल लाइन पे। तो ये जो एंगल बनता है ये होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। लेकिन हमेशा ये कभी काम नहीं आता, ये जो एंगल होगा वो यही वाला एंगल बन जाता है लास्ट में जाकर के, ठीक है, क्योंकि अल्टरनेटिव होता है। ये चीज आपको पता होगी। आप कैसे निकालते हैं उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लगाते हैं हम। जैसे कि इसमें अगर मान लेते हैं आपको हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी है AB, तो AB आपको फाइंड करनी है, ठीक है, तो आप क्या लगाओगे? आपको बेस अगर पता है, बेस पता है, BC यहाँ लिख लेना, यहाँ नहीं है, तो AB परपेंडिकुलर अपॉन बेस, AB अपॉन BC, tan थीटा लगा सकते हो आप। क्या लगाओगे? tan थीटा। यहाँ पे भी वही लगा रखा tan थीटा। BC को यहाँ से हटाओगे तो अपॉन में आ जाएगा BC। सेम ऐसे ही यहाँ पे दिखा रखा। ये आपको अच्छे से आता होगा, हाइट एंड डिस्टेंस खत्म, ठीक है। आ जाओ सर्किल वाला चैप्टर। सर्किल वाले चैप्टर में अगर मैं बात करूं तो भैया क्लास 9th के थ्योरम्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। हालांकि बेसिक आपको पता ही होगा। यहाँ सिर्फ 2 ही थ्योरम है। एक थ्योरम ये लिख रहा है आपके सामने, एक थ्योरम ये लिख रहा है। ये आपको पता होगा, ये कॉर्ड होता है, डायमीटर होता है, सीकेंट होता है, ये टेंजेंट होता है, ठीक है। ये क्या है भैया? ये एक थ्योरम है जो कि बताता है, देखो, टेंजेंट ऑफ अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। ये जो टेंजेंट है ये हमेशा रेडियस के परपेंडिकुलर होती है, बस। ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये आपका एक पहला थ्योरम। दूसरा थ्योरम क्या है? देखो, दूसरा थ्योरम क्या कहता है? अगर हम कहीं एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट बनाते हैं तो दोनों टेंजेंट आपस में बराबर होगी। PQ बराबर होगी PR के, PQ बराबर होगी PR के। ये प्रूफ भी करके दिखा दिया है। प्रूफ कैसे होता है, कई बार प्रूफ आ जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी दिखा दिया यहाँ पे। बस यही 2 थ्योरम है, लेकिन इन 2 थ्योरम से काम नहीं चलेगा। चैप्टर में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होती है। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, गोल्डन रूल्स ऑफ सर्किल। वो अगर देख लो तो सबसे बढ़िया, नहीं तो मैंने आप कुछ यहाँ पे गोल्डन रूल्स लिख दिए हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे पहला थ्योरम ही लिखा हुआ है, जो टेंजेंट होगा वो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है किसके? रेडियस के। पिछले में बता दिया। दूसरा क्या है कि जो टेंजेंट हम एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करते हैं वो आपस में इक्वल होती हैं। ये अभी बता दिए। 2 थ्योरम ही है ऊपर। इसके बाद से कुछ खास रिजल्ट हैं जो आपको याद हो तो बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है। इनको आप खुद से पढ़ लोगे, एक एक को मैं कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूँ। जैसे कि 2 टेंजेंट आर ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट P टू अ सर्किल आर इक्वली इंक्लाइंड। ये क्या कह रहा है? देखो, तीसरे वाले की बात चल रही है। तीसरे वाले के सामने बना देता हूँ जैसी बात, कुछ नहीं। देखो, तीसरा वाला ये बोल रहा है, इसमें देखना, अगर बाहर से कोई हम टेंजेंट डालते हैं, एक एक करके बताता जाऊंगा, स्पीड से देखते रहना। अगर हमने ये 2 टेंजेंट डाल दी, ये यहाँ पे सेंटर है, तो एक बात हमेशा याद रखो कि ये जो सेंटर और इस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन है ना, इनका ये वाला एंगल आपस में बराबर होता है, ठीक है। दूसरी बात बताती रहूं, ये वाले एंगल भी आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। और ये तो 90 डिग्री के होते हैं। क्लियर है? इसी में हमने बहुत कुछ सीख लिया। इसमें काफी सारी चीजें मैंने अलग अलग लिख रखी है, ठीक है। अब देखो, वो मैंने बता दिया, ये लिखा हुआ था तीसरे पे। चौथे पे देखना, अगर आपको बोला जाए, देखो डायग्राम सामने पढ़ने की जरूरत नहीं, AQ बराबर AR होगा। आपको पता है, इस वाले समझो, AQ बराबर AR होगा, तो क्योंकि दोनों टेंजेंट है एक्सटर्नल पॉइंट से। AQ बराबर AR, ये किसके बराबर होता है? हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ABC है। जो ABC ट्रायंगल है ना, इसका जो हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ABC है, वही किसके बराबर होगा? AQ के या फिर AR के, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, AB बराबर AB प्लस BP, AB प्लस BP बराबर होगा, देखो, AB प्लस BP बराबर होगा AC और CP के। बहुत सिंपल चीजें पता होगी तुम्हें, ठीक है। इसके बाद ये वाली चीज आपको इंपॉर्टेंट है भाई, ये कई बच्चे इसको नहीं पता होता। 5वां क्वेश्चन, ये आपके एनसीईआरटी का एक खास रिजल्ट है जो आपको पता होना चाहिए। इस पे सवाल बनता है, बच्चे फंस जाते हैं। एक ट्रायंगल है ABC, O क्या है? सेंटर है, और OD क्या है? रेडियस है। OD क्या है? रेडियस है। तब कई बार आपसे पूछा जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, इस तरीके का सवाल बनेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल। एमसीक्यू में भी पूछ सकता है, कैसे भी। तो हमेशा याद रखना क्या होता है? हाफ ऑफ पेरीमीटर ऑफ ABC इंटू रेडियस, ये R है, हाफ ऑफ पेरीमीटर इंटू रेडियस, इसको याद रखना। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाए। कई बार एरिया दे देगा, ठीक है, साइड्स दे देगा और रेडियस पूछ लेगा, तब भी आपको यही फॉर्मूला लगाना है। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, डायरेक्ट एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी के क्वेश्चन पे बेस्ड फॉर्मूला है, ठीक है, क्वेश्चन से ड्राइव हो रखा है। यहाँ पे कुछ चीज दे रखी है, जैसे छठा सवाल है, छठा पॉइंट है। इसमें याद रखना, जो इस तरीके का सवाल बनेगा ना, एक जगह टच करने वाले सर्किल, तो यहाँ पे जो PR होता है, यहाँ जो PR होता है वो किसके बराबर होता है? RQ के बराबर होता है। एक पॉइंट,
जो ये लिख भी नहीं रहा, इसको बता रहा हूँ, एक और पॉइंट बता रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे पूछें ये वाला कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। सीधा सवाल है, सीधा मार्क आना 90 डिग्री। कई बार पूछ लेता है, ठीक है, दो सर्कल आप एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, एक कॉमन टेंजेंट है इस तरीके से, तो यहाँ पे PCQ कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कुछ 7 वाला पॉइंट क्या है, CD। देखो कोई भी क्वाड्रिलेटरल है तो क्या होता है कि जो अपोजिट साइड्स होती है ना उनका सम बराबर होता है। जैसे AD प्लस BC का सम बराबर होगा, देखो AB कहाँ है, अच्छा इसने ऐसे लिख रखा है AB और CD करके लिख रखा है, एक ही बात है, कोई नहीं। AB और CD का सम बराबर होगा BC और DA के, किसके, BC और DA के सम के बराबर, ठीक है। अपोजिट साइड का सम बराबर होता है, अपोजिट साइड का सम, कभी भी कोई क्वाड्रिलेटरल के अगर इन सर्किल है तो। हेक्सागन, ये सवाल बनेगा नहीं, फिर भी देखना चाहो देख लो, इसमें एक साइड छोड़ के एक होता है, ABCDEF, AB एक साइड छोड़ दो, CD एक साइड छोड़ दो, EF, ये किसके बराबर होंगी, जो साइड बची हुई है उनके सम के बराबर होगा ये। सही है, बनेगा, बन जाएगा, इस पे बहुत कम सवाल बनता है, वो इंपॉर्टेंट है ऊपर वाला। लास्ट स्लाइड है इसकी सर्किल की, ये देखो और क्या चीज है भैया, देखो कभी भी इस तरीके का सवाल पूछ ले आपसे, AB और CD याद रखना बराबर होगा, ठीक है। और इस तरीके, इसमें क्या है, इसमें ये समझो एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट है, तो हमेशा जब कभी इस तरीके की चीजें होंगी तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री के होंगे। बस ये चीज मैंने पहले भी बता दी, फिर बता देता हूँ, 3 चीज आपको इसमें याद रखनी है, ऐसे डायग्राम में 3 चीज याद रखो। देखो और बना देता हूँ इसको अच्छे से, लो ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, ये एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। और अगर इन दोनों को टच करने बीच में एक लाइन खींच दी जाए तो वो 90 डिग्री की होगी। बस 4-5 चीजें सर्किल में ये याद रखना। बस ये क्यों बता रहा हूँ, डायरेक्ट अगर MCQ आएगा तो फेल देना, ठीक है। अब आ जाओ 11वां, टेंजेंट लाइज एट द एंड ऑफ द डायमीटर। देखो अगर कोई सर्किल है और उसका ही डायमीटर है, डायमीटर के एंड पे दो टेंजेंट है, तो ध्यान रखना दोनों टेंजेंट हमेशा पैरेलल होगी, ठीक है। और कॉन्सेंट्रिक सर्किल का भी देख लो, हाँ कॉन्सेंट्रिक सर्किल, ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल होते हैं जिनका सेंटर सेम होता है। अगर बड़े वाले सर्किल की कॉर्ड जो छोटे वाले सर्किल को टच कर रही है तो वो हमेशा क्या करेगा, छोटे वाला सर्किल पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट उनको बाइसेक्ट कर देगा, जितना ये होगा उतना ये होगा, ठीक है भैया। सर्किल में इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, पूरा सर्किल लगभग मैंने रिवाइज करा दिया। एक और चीज 13 में, ये सप्लीमेंट्री होते हैं, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट यहाँ से एक्सटर्नल पॉइंट है और ये सर्किल है, अगर इन दो एंगल की बात करूँ इसकी और इसकी, तो आपस में बराबर नहीं होते, इनका सम कितना होता है 180 डिग्री, ये याद रखना। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, बस। अच्छा अब भी है, हाँ तो देख लो इसे और देख लो, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन का डायरेक्ट याद रखना, MCQ बन जाता है। PTQ देखो एक चीज समझो कि ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला एंगल हमेशा ये एंगल इसका दोगुना होता है, ये अगर 1 है, ये अगर x है तो ये हमेशा 2x होगा। एक तो ये वाली चीज, अगर ये 2x है और ये बराबर होते हैं तो यहाँ से ये भी पता चलता है कि ये x है, तो अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूँ तो ये और ये आपस में बराबर हो गए, है ना, ये रखा है यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद ये वाली चीज है, एक दो चीजें और हैं जो कि एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। देखो सप्लीमेंट्री क्या होते हैं ये भी समझ लो। देखो ये क्या बोल रहा है, इस वाले को पढ़ लेना, मैं लिख दे रहा हूँ डायरेक्ट। अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, सेंटर पे एक दूसरे के ये इनका सम, इसका सम और इसका सम, मतलब इन दोनों का सम क्या होगा 180 के बराबर होगा, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं। अपोजिट साइड से जो सेंटर पे एंगल बनेंगे वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री होते हैं, ये बात इसमें लिखी हुई है। अगली जो चीज है 16 वाली, ये होता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। देखो इसको समझाता हूँ, इसको समझो, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, सर्किल के अंदर ये टेंजेंट है, जहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, देखो ब्लैक ब्लैक, ये जो एंगल है ना ब्लैक वाला, ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होंगे। ये ट्रायंगल मैंने इधर को बनाया, अगर मैं इधर को बनाने लग गया तो ये जो रेड देख रहे हो ना, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम एनसीईआरटी मिलेगा। एक बार और समझा दे रहा हूँ। देखो अगर मैं ये बनाता हूँ, ये ट्रायंगल है, तो जो एंगल ये वाला होगा ना वही एंगल ये वाला होगा, इसको एंगल बाइसेक्टर अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बोलते हैं। स्लिप हो गया, क्या बोलते हैं, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम बोलते हैं। कई बार इस पे सवाल बना हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, इसलिए रखा है, वरना रखता नहीं। लास्ट 17, इस पे भी सवाल आ रखा है, इस बार आने की संभावना, बहुत टाइम से जो चीज नहीं आई होती कई बार वो आ भी जाती है। जब भी कभी इस तरीके की सिचुएशन हो, एक टेंजेंट हो एक सीकेंट हो, तो क्या फॉर्मूला लगाना है आपको, कुछ भी पूछ सकता है तीनों चीज में से, PA इंटू PB, PA इंटू PB
बराबर होगा पीटी स्क्वायर के, पीटी स्क्वायर के। इसको ध्यान रखना, सर्किल खत्म, इससे बाहर कुछ भी नहीं है, सर्किल का बात खत्म। ये जो चीज मैंने समझाई अगर डिटेल में समझनी है तो गोल्डन रूल्स ऑफ सर्किल की वीडियो देख लो, ठीक है। लास्ट टाइम है, ज्यादा देखने ताकने की जरूरत है नहीं। अब इसको समझते हैं फटाफट से, एरिया रिलेटेड टू सर्किल। देखो एरिया रिलेटेड टू सर्किल देख लो भाई, मार्कर गिर गया था दोबारा देख लो। एरिया रिलेटेड टू सर्किल, एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर, आपको पता है, ठीक है। ये रहा यहाँ से सेक्टर ऑफ सर्किल जो 10th का मेन सिलेबस है। सेक्टर होता क्या है, जैसे पिज्जा उसका स्लाइस होता है ना, वही सेक्टर है, मतलब सर्किल का एक टुकड़ा। ये जो येलो देख रहे हो, येलो पार्ट ही आपका सेक्टर है सर्किल का। अगर मैं बात करूं, ये यहाँ पे लाइन खींच के, इससे नीचे ये क्या है, इसको बोलते हैं सेगमेंट, इसको बोलते हैं सेगमेंट। सेक्टर और सेगमेंट दो ही चीज है। देखो लेंथ ऑफ आर्क पूछी जाती है कई बार। आर्क क्या है, ये सर्किल का टुकड़ा, ये वाला, ये देख रहे हो, ये क्या है, ये टुकड़ा है सर्किल का, तो इसे बोलेंगे आर्क। लेंथ ऑफ आर्क निकालनी हो, फॉर्मूला ये रहा, देखो थीटा अपॉन 360 2 पाई आर। ये लेंथ ऑफ आर्क आप ऐसे बोलोगे, इसको या तो ऐसे लिखो, ठीक है, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर फॉर्मूला। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला AOBP, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला। कई बार एरिया ऑफ सेगमेंट के लिए पूछता है, तो कैसे करोगे, तो सेक्टर देखो, सेगमेंट ये येलो वाला पोर्शन, इसे कैसे, चलो व्हाइट कर दिया मैंने, व्हाइट वाला पोर्शन कैसे आएगा, कंप्लीट सेक्टर में से आप ट्रायंगल घटा दो तो आ जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट। ऐसे ही सेक्टर में से ट्रायंगल घटा दो तो एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। ये फॉर्मूला आपको पता भी है। अब एक चीज और, कई बार ये जो ट्रायंगल का निकालने के अलग अलग तरीके हैं। अगर यहाँ 60 डिग्री का एंगल है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा देते हैं हम, ठीक है। यहाँ 90 डिग्री है तो 1/2 बेस इनटू हाइट लगा देते हैं। कोई और एंगल है 120 वगैरह है तो वहां पे आप लगा सकते हो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का बिल्कुल अलग फॉर्मूला, एक 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। बस खत्म, एक दो पॉइंट है जो देख लो। पॉइंट क्या है वो समझो। इफ टू सर्किल टचेस ईच अदर एक्सटर्नली देन द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज इक्वल टू सम ऑफ द रेडियस। मान लेते दो सर्किल है, अगर इसका रेडियस r1 है, इसका रेडियस r2 है, तो दोनों सेंटरों के अगर डिस्टेंस पूछ ले, दोनों के बीच में कितनी दूरी है, तो तुम्हें पता है क्या करना, r1 प्लस r2 करना है। ऐसे ही अगर वो टच कर रहे हैं इंटरनली, ऐसे टच कर रहे हैं, दो सेंटर हैं, ये इसका रेडियस r1 यहां से लेके यहां तक, इसका रेडियस r2 यहां से लेके यहां तक, तब कैसे निकालोगे, तो बड़े वाले में से छोटे को घटा देना। मान लेते हैं r2 बड़ा है तो r1 को घटा दो, ये क्या आ जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, ये डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। दूसरा खत्म। तीसरे में क्या है, अगर कोई पहिया रोटेट कर रहा है तो उसका जो 1 रिवॉल्यूशन होता है, कई बार सवाल बनते हैं ना ऐसे, 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द व्हील। जब भी किसी पहिए घूमने का सवाल बनेगा तो इसका जो 1 रिवॉल्यूशन होता है ना, वो किसके बराबर होता है, इसके सर्कमफेरेंस के बराबर होता है, ठीक है। कुछ पॉइंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट मैंने लिख रखे हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ फॉर्मूले लिख दिए वैसे ही, ताकि आपको कहीं भी पूरी मैथ्स में जरूरत पड़ रही हो तो आप इनको लगा लेना। जैसे अगर आपको तीनों साइड पता है और आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो आप हीरोन्स फॉर्मूला लगाओगे, 9th में आपने पढ़ा होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का सिंपल फॉर्मूला 1/2 बेस इनटू हाइट। अगर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मैंने आपको पीछे बताया ना ट्रायंगल कई टाइप के मिल जाते हैं, वहां लगाओगे √3/4 a स्क्वायर। अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालना पड़ जाए L into B, तो बच्चों को भी पता होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना पड़ जाए a स्क्वायर। डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, √2a, ये जरूरत पड़ सकती है भाई कहीं भी। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू हाइट, ठीक है। एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 d1 into d2। मैंने इसलिए लिख दिया, अगर छोटा मोटा किसी को रिवीजन हो जाए, कहीं क्वेश्चन फंस जाए तो आप कर पाओ। अगला चैप्टर है वॉल्यूम सरफेस एरिया। बहुत सिंपल सा है, कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूले याद होने चाहिए, उड़ा दोगे चैप्टर, बस कैलकुलेशन आएगी, इतना ध्यान रखना भैया। ये यहाँ पे सबके फॉर्मूले लिखे हुए हैं। ये क्यूबॉइड है, TSA क्या होता है 2LB प्लस BH इंटू LH। CSA क्या होता है 2BH प्लस LH, ठीक है, H होगा LH, हाँ ठीक है। वॉल्यूम L इंटू B इंटू H, डायगोनल ये है। सिर्फ फॉर्मूले लिखे हुए हैं, स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लेना, ठीक है। वैसे आपके लिखे पड़े होंगे। दूसरी चीज क्या होंगे, जैसे इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर का एक दो क्वेश्चन बन जाता है, एक दो के ऐसे ही बनेंगे सवाल। जैसे क्या है, सिलेंडर, इधर साइड एक हेमिस्फीयर लगा दिया, इधर साइड एक हेमिस्फीयर लगा दिया, और पूछ लेगा बताओ इसका वॉल्यूम क्या होगा। तो आपको पता है इसका भी वॉल्यूम निकालोगे, इसका भी और इसका भी, ये तीनों का वॉल्यूम सम करोगे। आपको इस चैप्टर में हमेशा ध्यान रखना है कि करना क्या है, बस ये पता होना चाहिए, बाकी तो फॉर्मूले लगा के सॉल्व करना है बस। जैसे आपको कोई भी डायग्राम दिखता है, मान लेते हैं उल्टी कोन है, इसके ऊपर टोपी पहना दी यूं करके, या आइसक्रीम बना दी, अब इसका वॉल्यूम पूछ ले तो इसका और इसका दोनों का सम कर देना है। इस तरीके के सवाल बन जाएंगे। या फिर इसका TSA पूछ ले तो आप क्या करोगे, कोन का CSA निकालोगे और हेमिस्फीयर का CSA निकालोगे, दोनों को जोड़ देंगे तो इसका पूरे का TSA आ जाएगा। इस तरीके के सवाल बनते हैं, बहुत ही आसान होते हैं। बात खत्म, आगे बढ़ते हैं।
चैप्टर समाप्त ये वाला। स्टैट्स की बात करो, कुछ नहीं, इसमें अगेन आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए और एक दो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे F1 निकालवाने के लिए दे देता है, मीडियन दे देगा, फ्रीक्वेंसी पूछ लेगा। देखो अनग्रुप्ड डाटा की पहले बात कर लेते हैं। स्टैट्स होती है दो तरीके से, एक अनग्रुप्ड और एक ग्रुप्ड। हालांकि इस पे कोई सवाल बनने की बिल्कुल संभावना नहीं है, बट फिर भी मैंने दे दिया, क्या पता बन जाए। जैसे पहले होता था ना 1 2 1 1 7 7 3 2, इसको कहते हैं, ये ग्रुपिंग में नहीं है डाटा, ये अनग्रुप्ड डाटा है, जो आपने 9th में पढ़ा होगा, ये इसको बोलते हैं अनग्रुप्ड डाटा। अगर आपको इसका मीन निकालना है तो सिंपल फॉर्मूला है सिग्मा एफ आई, ये एफ आई है, सिग्मा एफ आई, ये एक फॉर्मूला लगाओ लगाओ, अदरवाइज मत लगाओ, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं। इसको निकालने के लिए सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सबको जोड़ दो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, ये हो गया आपका मीन निकालने का फॉर्मूला। मोड क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वही मोड है, सबसे ज्यादा बार रिपीट क्या हो रहा है, एक एक एक, तो एक आपका मोड हो जाएगा। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड मोड। बात करता हूं तीसरी चीज, मीडियन निकालने के लिए, ऑड के लिए सिंपल फॉर्मूला होता है n+1/2 nth टर्म, ठीक है, और इवन के लिए ये आपका फॉर्मूला है। सवाल बहुत कम बनेगा, संभावना नहीं है, अनग्रुप्ड आपके 9 तक था। 10th में जो सवाल है वो सिर्फ ये है, बन सकता है एमसीक्यू वगैरह में, इसलिए मैंने बता दिया। ग्रुप्ड में क्या होता है, ग्रुप्ड में देखो तीनों फॉर्मूले याद रखना, जैसे इस तरीके की टेबल मिलती है, जब टेबल बन जाए उसी को हम बोलते हैं ग्रुप डाटा। अगर इसमें मोड की बात करूँ, मोड निकालना है तो सिंपल फॉर्मूला है मोड का, L+F1 - F0 भी कह सकते हो, अपॉन 2F1 - F0 - F2 × H, मीडियन निकालने का। ध्यान ये रखना है कि इसमें जो F1 होता है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, जैसे कि इसमें F1 ये है, ये F1 है, ये F0 हो जाएगा और ये F2 हो जाएगा, ठीक है। L क्या है, लोअर फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, तो F1 के जो सामने होती है वो आपकी मॉडल क्लास होती है, 40 क्या है, L की वैल्यू है, ये हो गया आपका लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। और क्या बचा, H क्या होता है, इनका अंतर, ठीक है, इस क्लास विड्थ को ही हम H बोलते हैं। 25 - 10 करोगे 15 आ जाएगी H की वैल्यू, फॉर्मूला लग गया, मोड निकल गया। बात करते हैं मीडियन, देख लो मीडियन क्या होता है, L+n/2 - CF × H। इसके लिए आपको टेबल में आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ती है, मतलब इनका, इसके लिए एक और वो बनानी पड़ेगी, वर्टिकल टेबल बनाना, CF निकालना, उसका n/2 निकालना, आपको आता होगा, फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। इसके बाद मीन निकालने के लिए आपके पास तीन फॉर्मूले हैं, डायरेक्ट, अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन। डायरेक्ट मेथड क्या मेथड होता है, सिग्मा ए आई है, ठीक है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अज्यूम मीन मेथड क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। स्टेप डेविएशन में क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। तीनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ये स्टेट्स में बस फॉर्मूले हैं और कुछ नहीं है। और दूसरी चीज, कई बार आपको जैसे मीडियन दे देगा तो आपको पूछ लेगा इसमें क्या हो, पूछ लेगा फ्रीक्वेंसी पूछ लेगा कोई सी, इस तरीके के सवाल आते हैं, वो आप प्रैक्टिस में कर लोगे। देखो अब लास्ट चैप्टर बता आपका प्रोबेबिलिटी, इसमें एक दो कॉन्सेप्ट है वही देखो। एक ही फॉर्मूले पे पूरी प्रोबेबिलिटी बेस्ड है, वो है नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम, पॉसिबल आउटकम, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है, इस पे मात्र पूरी प्रोबेबिलिटी बेस्ड है। आपके काम की चीज क्या है भैया, देखो इस पे आएंगे अभी बाद में। एलिमेंट्री इवेंट मतलब जैसे कोई सिक्का उछाला गया तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, हेड की संभावना 1/2, टेल की संभावना 1/2। ये एलिमेंट्री इवेंट्स है, इनका सम करोगे तो क्या आएगा 1, मतलब सारे एलिमेंट्री इवेंट्स का सम 1 होता है, ये चीज लिखी हुई है और कुछ नहीं है। अब ये देखो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट में क्या होता है, जैसे कि नॉट ई, देखो यहाँ पे, हाँ इस वाले ये फॉर्मूला देख लो बस, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, probability of an event is equal to 1 minus probability of not an event, ठीक है, ये होता है। जैसे फॉर एग्जांपल probability of 1 क्या है, 1/6 है, तो probability of not 1 क्या हो जाएगी, 1 - 1/6, जो कि आ जाएगी 5। ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का फॉर्मूला है, आपको रिवाइज हो गया होगा। एक चीज और, सर्टेन इवेंट क्या होता है, जो 1 होता है, जो 100% कोई चीज होगी वो सर्टेन इवेंट, और जो बिल्कुल नहीं हो सकती उसको बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होती है, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। जैसे इसमें केस दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 13, ये बात इसकी कर रहा है, ये क्या है, ये क्या है, अगर कोई भी डाइस 2 बार उछाल दी जाए या 2 डाइस 1 बार उछाल दी जाए तब क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी, तो ये प्रोबेबिलिटी बनेगी। अगर कोई एक लूडो की डाइस है, आपको बताओ 1 बार उछाल दी जाए तो उसकी क्या पॉसिबल आउटकम है, तो उसके ये पॉसिबल आउटकम है 6, मैंने यहाँ भी लिखा है। अगर देखो 1 डाइस उछाली जाए तो उसके पॉसिबल आउटकम 6 होंगे। अगर डाइस 2 बार उछाल दी जाए या 2 डाइस उछाल दी जाए तो पावर हमेशा 2 हो जाती है, 6 की पावर 2 मतलब 36 आउटकम, इन्हें गिनोगे टोटल 36 होंगे। जैसे कॉइन उछालते हैं, 1 कॉइन उछालोगे तो 2 आउटकम आएंगे, और 1 कॉइन 2 बार उछाल दो, 2 कॉइन उछाल दो तो कितने आउटकम आएंगे, टोटल 4 आउटकम आएंगे। क्लियर है।
तो बस भाई इसी चीज को हमने यहाँ पे देखो डाइस का लिए मैंने यहाँ बना दिया है, ठीक है। कॉइन वगैरह का आपको पता है कैसे बनेगा भाई। अगर तुम एक कॉइन उछाल रहे हो तो हेड आएगा या टेल आएगा, बात करो। अगर आप दो कॉइन उछाल रहे हो तो या तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड या फिर टेल टेल, ऐसे चार बन जाएंगे। अगर आप डाइस उछाल रहे हो तो ये बनेगा, दो डाइस उछाल रहे हो तो ये बनेगा। इसमें ऐसे पूछा है, देखो दो डाइस उछालने का केस है यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सम 13, मतलब जो भी डाइस फेंका गया उन दोनों पे जो नंबर आएगा उसका सम 13 होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इसमें लास्ट जो होता है वो 6 और 6 आ सकता है। ज्यादा से ज्यादा दोनों डाइस पे क्या आएगा, 6 और 6 मतलब 12, 12 से ज्यादा तो नहीं आ सकता। इसमें 13 के लिए पूछा है तो ये क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0। ठीक है जी, ये था आपको प्रोबेबिलिटी, ये हो गया समाप्त। पूरी मैथ्स को हमने बहुत कम समय में रिवाइज कर लिया, ठीक है। और मैं आशा करता हूँ एग्जाम से पहले आपको पूरी मैथ्स आपके दिमाग में आपको लग रहा होगा, कॉन्फिडेंस आ रहा होगा कि सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिए। तो भाई टाटा बाय बाय नमस्कार, यहीं तक रखते हैं मामले को, मिलते हैं फिर दोबारा आपसे।